हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिज़िक्स। तो हरियाणा बोर्ड का लास्ट ईयर का हाफ ईयरली एग्ज़ाम 7 तारीख को हमारा है, तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी शायद इससे, या अंदाज़ा लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द सेल ऑफ टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट्स सेल्फ इज नोन एज। तो बच्चों, बैटरी में जो रेजिस्टेंस होती है इलेक्ट्रोलाइट्स के फ्लो के कारण होती है, इसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कोई ज़्यादा समझाने वाला नहीं है। इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी की खुद की रेजिस्टेंस, जो इलेक्ट्रोलाइट या आयंस जो फ्लो करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट दैट देयर एग्जिस्ट मिनिमम पॉसिबल वैल्यू चार्ज ऑन ए पार्टिकल। यस, बिल्कुल। जो क्वांटाइजेशन के इक्वल टू एन ई लिखा है बच्चों मैंने, ये एक्चुअली इसका मतलब ही यही है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो ई का होता है और बाकी सारे चार्ज इसके मल्टीपल होते हैं। चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल, मतलब चार्ज कैन बी मतलब कि डिस्ट्रॉयड किया जाए, बट इसका लेना देना नहीं है क्वांटाइजेशन से। चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल्स, बट पार्टिकल ही चार्ज पार्टिकल होता है, उसके ऊपर कोई अलग से चार्ज नहीं होता। नन ऑफ द अबव, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, बिना ऑप्शन के ही पता होना चाहिए बच्चों कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना, ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल या एक्सेलेटिंग चार्ज पार्टिकल से ही एमिट होती है। 9th क्लास से थोड़ी सी आइडिया बताते हैं 9th क्लास में भी, बट प्लस 2 में तो पूरा अपना चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तभी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो प्रोड्यूस करता है। ये पेज गायब था बच्चों पीडीएफ में, तो मैंने खुद ही क्वेश्चंस लिख दिए हैं ये पेपर के ही। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द पावर फैक्टर द सर्किट कम्स आउट टू बी 1। तो पावर फैक्टर वैसे होता है कोस फाई, ये पूरा फार्मूला मैंने लिख दिया। आंसर तो मैंने प्योर रेजिस्टिव बता दिया। पावर फैक्टर में P इक्वल टू वी आई कोस फाई, अगर ये डीसी होता तो V इंटू आई ही होता। एसी के केस में वी आई कोस फाई लिखते हैं। कोस फाई को हम पावर फैक्टर कहते हैं। प्योर इंडक्टिव और कैपेसिटिव के अंदर जो फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री होता है। क्लियर कट हमें पता है, या तो करंट वोल्टेज के पीछे रह जाता है 90 डिग्री से, या अलग अलग केसेस हैं कैपेसिटर और इंडक्टर के, तो कोस फाई जीरो होता है, यानी पावर फैक्टर इन दोनों का जीरो होता है। उसने तो 1 पूछ रखा है। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट जो होता है जिसमें फाई जीरो होता है, तो उसका पावर फैक्टर 1 होता है। तो ऑप्शन ए प्योर रेजिस्टिव। राइट एम्पियर सर्कुलर लॉ तो लिख दिया बच्चों मैथमेटिकल फॉर्म। अब बच्चे गलती क्या करते हैं इसमें, बच्चे जब लिखते हैं तो बी डॉट डी एल लिख देते हैं, क्लोज लूप नहीं बनाते। ये क्लोज लूप बनानी जरूरी है, क्लोज लूप पे ही वैलिड होते हैं गॉस थ्योरम और एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो इसलिए ये सर्कल का निशान बनाना जरूरी है मिस्टेक से बचने के लिए। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर। बच्चों, एमीटर जो होता है सर्किट के सीरीज में लगता है कि पैरेलल में लगता है, सीरीज में लगता है, करंट सीरीज में सेम रहता है। तो अगर जो है उसकी रेजिस्टेंस खुद होगी तो जो है उसमें से जो, सॉरी बच्चों एक मिनट, करंट जो एमीटर की आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस तो जीरो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि जो हाँ, जो पैरेलल में जब एमीटर लगा हुआ है तो उसमें से सारा का सारा करंट हमारा गुजरना चाहिए बच्चों। तो करंट हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ फॉलो करता है, तो इसलिए एमीटर की रेजिस्टेंस जीरो होती नहीं है। जीरो मामूली सी रेजिस्टेंस होगी तो सारा करंट वहीं से जाएगा ताकि हम एग्जैक्टली करंट माप सकें। पैरेलल में लगेगा एमीटर। हेनरी किसके यूनिट है, एच, कैपिटल एच से लिख देते हैं। तो इंडक्टेंस के, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस एल और एम दोनों के जो ऐसा यूनिट है हेनरी ही है। कैपेसिटेंस का फेरेड। इस तरह के क्वेश्चन एक यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है पक्का। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर।
तो ये पता होना चाहिए हमें। ये क्वेश्चन भी रिलेशनशिप बहुत मैथमेटिकली काम आती है कई न्यूमेरिकल्स के अंदर। एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, मतलब कि डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, मूविंग कर रहा है किसी सर्टेन, तो इसका मतलब वहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। नहीं, गलत बात है बच्चों। हो सकता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो और वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा तो वो सीधा ही चलता जाएगा, यानी कि वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा थीटा जब 0 होगा। तो यहाँ मैंने इक्वेशन लिखी है, एफ इज इक्वल टू बी साइन थीटा। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो फोर्स 0 लगा तो वो बिल्कुल सीधा ही जाता जाएगा, तो इसलिए असर्शन फॉल्स है। इलेक्ट्रॉन विल नॉट डिफ्लेक्ट इवन व्हेन इट इज स्टेशनरी इन मैग्नेटिक फील्ड और मूविंग पैरेलल टू बी। एक मिनट, रीजन फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही बात है बच्चों, जो फोर्स है जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा उस चार्ज पर। ट्रू है, तो रीजन इज एक्सर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, तो ऑप्शन डी चूज करना होगा आपको। स्टेट गॉस थ्योरम या गॉस लॉ तो काफी इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, मैं तो वैसे कहूंगा कि एप्लीकेशन आ सकती है पेपर में गॉस थ्योरम की, और बहुत बार हमने पुराने पेपर जब देखे तो प्रूफ ऑफ गॉस लॉ भी आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो फ्लक्स निकलता है किसी क्लोज सरफेस में से, यहाँ मैंने क्लोज सरफेस भी ड्रॉ किया हुआ है, ये हमारा क्लोज सरफेस है, ये हमारा क्लोज सरफेस है। तो जो है जो फ्लक्स होता है वो 1/एप्सिलॉन और टाइम ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। तो डायग्राम बनाना चाहिए हमें क्वेश्चंस के अंदर, जहां तक संभव हो सके 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में डायग्राम बनेगा बच्चों। एक्सप्लेन लेंजिस लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है बच्चों, वो अपने प्रोडक्शन करंट को अपोज करती है। अब बच्चे क्या कर रहे हैं बच्चों, इंटरनेट से डेफिनेशंस डाउनलोड कर रहे हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट हैं। इससे अच्छा आपकी एनसीईआरटी या अदर फ्रेशर बुक्स हैं, उनमें डेफिनेशन बहुत सिंपल वे में लिखी होती हैं, या नोट्स। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरीके से प्रोड्यूस होती है कि वो अपने प्रोडक्शन के कारण को अपोज करती है। तो यहाँ जब नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो नॉर्थ पोल बन के वो उसको दूर धकेलेगा, लेकिन जैसे ही नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो दूर भी नहीं जाने देना, साउथ पोल बन जाएगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। लेंजिस लॉ और फैराडे लॉ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है बच्चों, ये 12th क्वेश्चन। मैक्सिमम करंट कितना बैटरी से ड्रॉ कर सकते हैं? तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 पुट करो, E/R, तो यहाँ 30 एम्पियर, 120 तो 12 तो दे रखा था वोल्टेज, और 0.4 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सोल्व करके आ गया 30 एम्पियर। ये इसमें काफ़ी कटिंग होगी, कटिंग बहुत अलाउड नहीं होती बच्चों, तो फिर भी चलो। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो पैरेलल स्टेट करंट कंडक्टर वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फोर्स जो लगता है आई एल क्रॉस बी या आई एल बी साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री है इस पर्टिकुलर केस के अंदर। तो यहाँ मैंने फोर्स ऑन 2 1, उसने सिर्फ फोर्स पता लगाने के लिए कहा, ये आगे पूरा डिराइव करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि 3 मार्क्स का था। तो फोर्स हमने पता लगा लिया। I2 B1 जो मैग्नेटिक फील्ड है पहले कंडक्टर के कारण दूसरे कंडक्टर पर, तो म्यू नॉट I1 2 पाई डी है, एम्पियर सर्कुलर लॉ की हेल्प से हम पता लगाते हैं, म्यू नॉट I/2 पाई डी। तो ये आ गया फोर्स, नीचे फोर्स पर यूनिट लेंथ कर दिया, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई डी। एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। तो थोड़ा सा डिफरेंस बता दो। पैरामैग्नेटिज्म अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से वीकली, और फेरोमैग्नेटिज्म स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेट के द्वारा। परमिएबिलिटी इसकी लार्ज होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, लार्ज नहीं स्मॉल ही होती है। परमिएबिलिटी जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की है ग्रेटर देन 1 थाउजेंड्स में होती है, ध्यान रख लेना, म्यू आर। एग्जाम्पल इसका आयरन निकल कोबाल्ट है, इसका एग्जाम्पल हो गया एल्यूमिनियम सोडियम कैल्शियम। तो बच्चों ये एक क्वेश्चन 1 नंबर का पैरामैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिज्म से आता ही आता होता है।
लो जी, केस स्टडी के तीनों क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं। अल्टरनेटिंग करंट को जो जनरेटर प्रोड्यूस कर रहा है उसको ड्रॉ करके दिखाओ ग्राफिकली। मैथमेटिकली पता होना चाहिए कि ये जो हमारा करंट होता है I इजिकल टू आई नोट साइन ओमेगा टी होता है। तो साइन ओमेगा टी का ग्राफ ये साइनोसॉइडल होता है, ये दिखा रखा है मैंने। तो ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया आई नोट आई नोट आई नोट। तो एम्पलीट्यूड उसने सिर्फ ड्रॉ करने के लिए कहा है, ड्रॉ कर दो, एक नंबर ले लो। कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है डिवाइस की? सोर्स ऑफ एनर्जी के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने का। तो मैकेनिकल एनर्जी हम घुमाते हैं किसी ना किसी तरीके से जो कोयल होती है, तो वो हमारे घुमाने की जो एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है एसी जनरेटर में। क्या आप एसी जनरेटर द्वारा करंट गैल्वेनोमीटर से माप सकते हो? देखो बच्चों, पता तो लगा सकते हैं हम कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा। गैल्वेनोमीटर एक करंट सेंसिटिव डिवाइस है, लेकिन करंट माप नहीं सकते क्योंकि वो सिर्फ डायरेक्शन बताएगा भी इधर जा रहा है इधर जा रहा है। दोनों बार उसकी सुई डिफ्लेक्शन तो जरूर शो करेगी, बट कितना करंट है ये हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने पर ही पता लगता है। तो अच्छे क्वेश्चंस हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस फॉर एलसीआर सीरीज सर्किट? बच्चों, रेजोनेंस एक ऐसी घटना है जिस पर एलसीआर सर्किट की रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाती है। यहाँ Z इजिकल टू वो वाला फार्मूला भी लिखा जा सकता है, रूट एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर सारे का रूट। तो एक्स एल इक्वल टू एक्स सी होते ही रेजोनेंस की कंडीशन पूछी है। कहता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पता है। रेजोनेंस क्या होती है? रेजोनेंस एक ऐसी घटना है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर एलसीआर सर्किट की रेजिस्टेंस मिनिमम होती है। एलसीआर सर्किट ड्रॉ भी करना इस क्वेश्चन को करते हुए एल सी और आर। ऑल्टरनेटिंग करंट, तो मैंने कहा डायग्राम बनाने बहुत जरूरी होते हैं। तो रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी पता लगाने के लिए एक्स एल को एक्स सी के इक्वल रख दो। तो ओमेगा एल इज इक्वल 1 बाई ओमेगा सी, ये आ गई हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई रूट एल सी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है हमारा। डिस्कस द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी कंडक्टर की और सेमीकंडक्टर दोनों की। राइट एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो मैंने अब 5 नंबर लेने के लिए ग्राफ ऐसे ड्रा नहीं करते होते हम, लेकिन 5 नंबर लेने के लिए ग्राफ भी ड्रा किए हैं, दोनों को मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन किया है। और एसआई यूनिट 1 नंबर का हो गया हमारा। एसआई यूनिट पावर का होता है वाट। तो यहाँ पे ये फार्मूला जो है रो इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर बाय टो, इस फार्मूले के मुताबिक एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ कंडक्शन चार्ज पार्टिकल जो होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम है। तो कंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी बढ़ती जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। क्यों? एन तो नहीं बढ़ता बल्कि टो बढ़ता जाता है। रिलैक्सेशन टाइम, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टकराने लग जाते हैं जिससे टो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। रिलैक्सेशन टाइम क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो रो बढ़ जाती है रेजिस्टिविटी कंडक्टर की। ऐसे भी लिख दोगे बच्चों तो नंबर अच्छे मिलेंगे आपको। बात रखने समझाने का सिंप्लीफाई तरीका होना चाहिए। तो सेमीकंडक्टर के केस में फार्मूला तो रो का वही रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बढ़ जाते हैं, एन बढ़ जाता है, इस वजह से रो कम हो जाए। टेम्परेचर बढ़ाने पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर आ जाते हैं, इस वजह से क्योंकि रो इन्वर्सली एन बढ़ गया तो रो कम हो गया। तो उल्टा होता है, रेजिस्टिविटी कम होती है। तो यहाँ ये ग्राफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो रही है। ये ग्राफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। एसआई यूनिट पावर वाट का, पावर का वाट है। अगला क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर बताएं और इसको वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो जब भी कोई करंट कैरिंग कोयल होती है उसमें से वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी और जैसे ही उसमें से करंट पास करता है तो उस पर फोर्स लगता है अपोजिंग, दो तो फोर्स कैंसिल कर जाएंगे ये वाले, और टॉर्क लगता है। तो ये प्रिंसिपल मैंने डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश कर दी कि जब भी कोई कोयल पड़ी हो
मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर टॉर्क लगती है। टॉर्क कितनी लगती है? NIAB साइन अल्फा। अल्फा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। तो हमने जानबूझ के मैग्नेटिक फील्ड कौन सा लिया है? एक आधे नंबर का क्वेश्चन है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लिया है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो प्रत्येक सिचुएशन में थीटा 0 डिग्री या 90 डिग्री बनाता है। और ये स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया हमारा टो इजिकल टू के थीटा। जो नीचे स्प्रिंग लगा होता है वो घूमने लग जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों को बराबर रख दिए। ये आ गया करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर के अंदर। डायग्राम बना देना सुंदर सा, थोड़ी जगह कम थी और मेरी ड्राइंग भी अच्छी नहीं है। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस R हम सीरीज में लगाएंगे। वोल्टेज V मापना चाहते हैं, IG इक्वल टू G प्लस R। वो R की वैल्यू कितनी होगी? V बाई IG माइनस जी। G किसकी रेजिस्टेंस है? गैल्वेनोमीटर की। G किसकी रेजिस्टेंस है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो थैंक यू बच्चों, चैनल कर लो सब्सक्राइब। चैनल का नाम है हमारा @CBSE फिजिक्स। रैना बोर्ड का टीचर हूँ मैं, तो ये तो लगे ही रहेंगे रैना बोर्ड के क्वेश्चन वगैरह करने के लिए। थैंक यू बच्चों, चैनल कर लो सब्सक्राइब।